जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप लोग? होप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक तो आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले कई सारे एग्जाम्स में इसने बहुत परेशान किया है, ठीक है ना। और ज़्यादातर लोग इसको छोड़ के ही आ जा रहे हैं कि पता नहीं ये क्या पूछ रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट बिल्स और एक्ट को लेकर के होने वाली है। इसमें हम बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, बीएसएस, सारी चीजें हम देखेंगे, खत्म करेंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट, इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। और कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा सा साउंड्स वगैरह का इशू है, तो यार थोड़ा बहुत मैनेज करो, वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगा, है ना। और अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है। फीडबैक भी देते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, अच्छा लगता है। बट तरीके से बोलो तो ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि तुम्हें कल को जाना है, अलग अलग विभागों में काम करना है। जितनी बढ़िया तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतना बेटर होगा, ठीक है ना। तो कोई भी शब्द लिखो या बोलो तो ध्यान रख करके बोलो कि हाँ भाई, अगले से काम भी करानी है और उसको बुरा भी ना लगे, ठीक है। बाकी आप तो मेरे छोटे भाई दोस्त हो, तो मैं आपसे क्या ही कुछ बोलूं। शुरू करें? चलो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। और इसमें बहुत एफर्ट लगा है, काफी सारे पन्ने पढ़ने पड़े मुझे, बता नहीं सकता मैं। अकेले बीएनएस ही 800 पन्नों का दस्तावेज है, तो बहुत एफर्ट लगा है। प्लीज इसको अच्छे से देखना, ठीक है। शुरू करें? चलो, सबसे पहले देखो, बिल्स और एक्ट शुरू करें। इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं बिल और एक्ट के बीच में बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। हालांकि हमने पॉलिटी में तो बहुत अच्छे से कवर किया, फिर भी देख लेते हैं। देखो, बिल यानी विधेयक। इत्मीनान से सुनना, भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना पूरा क्लास तक। बिल यानी विधेयक, ठीक है। बिल वो होता है जब मान लो सरकार में बैठा कोई आदमी या सदन में बैठा कोई व्यक्ति एक दस्तावेज तैयार करता है, ठीक है, जिससे नया कानून बनाना हो, या ऑलरेडी जो संविधान में है या संविधान के बाहर चीजें हैं उनमें कोई सुधार करना हो, कोई संशोधन करना हो, तो उसके लिए जो दस्तावेज पेश किया जाता है उसको हम बिल कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जो दस्तावेज पेश हुआ वो बिल हो गया। अब तुम्हें पता है कि इस पर डिस्कशन होता है, रीडिंग्स होती हैं, हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद ये पास होता है। पास होने के बाद क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है, उनकी रजामंदी चाहिए होती है। जब कंसेंट मिल जाता है किसका? राष्ट्रपति जी का, तो यही बिल क्या कहलाने लगता है? एक्ट कहलाने लगता है, ठीक है। यही बिल क्या कहने लगता है? एक्ट कहलाने लगता है। हिंदी में अधिनियम कह देते हैं इसको। इतनी बात समझ आ गई? बेसिक यही है। अब मैं तुम्हें बिल के डेफिनेशंस या इसके टाइप्स नहीं बताने वाला कि हाँ भाई ऑर्डिनरी बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फाइनेंस बिल, क्योंकि मैं सब चीज करा चुका हूँ। टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। बस एक चीज बता देना कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में ये दो ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इन दोनों में से कौन सा वेन डायग्राम सही है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ये है फाइनेंस बिल, ये है मनी बिल, ये है फाइनेंस बिल और ये है मनी बिल। इन दोनों में कौन सा वेन डायग्राम सही होगा मुझे बताना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने वहां भी कराया था ये चीज, ठीक है। तो ये आप बेसिक डिफरेंस समझ गए। कुछ चीजें और देख लो, जैसे कि कोई भी एक्ट बनने से पहले वो बिल रहता है, ठीक है। कोई भी एक्ट बिल ही रहता है, यही बात है। मनी बिल पता है आपको कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं? लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो राज्यसभा में नहीं करते। और राज्यसभा में इसकी मनी बिल को लेकर के बहुत कम ताकत होती है, ना मात्रा, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को कहीं पर भी हम पेश कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स में प्रेसिडेंट की रजामंदी मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वो इसको विथहोल्ड नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। हम सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। और जब कोई बिल एक्ट बन जाता है तभी उसको हम पूरे भारत में या किसी राज्य में, अगर उसको या किसी रीजन में हमें उसको लागू करना है, तो उससे पहले उसको एक्ट बनना पड़ेगा, तभी वो लागू होगा। बस इतनी बेसिक बातें हैं बिल्स और एक्ट के बारे में। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, ठीक है। देखो, मैंने 2020 से लेकर 2025 तक के ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट बिल्स है ना वो सारे ले लिए हैं, एक्ट है जो सारे ले लिए हैं, ठीक है। जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। और वही लाइनें लिखी है मैंने जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। शुरू करें? तो ईयर वाइज मैंने बांट दिया है ताकि आसानी रहे पढ़ने में। एक एक करके हम शुरू करते हैं।
सबसे पहले 2020 से शुरू करें तो 2020 में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बिल है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, सेकंड अमेंडमेंट हुआ है, ये पहले का बिल है, इसमें बाद में अमेंड किया जाता है कब, 2020 में। पहले तो तुम ये समझो कि इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी क्या है, और मैं वैसे इकोनॉमिक्स में करा चुका हूं, फिर भी समझो। दोनों का अर्थ दिवालियापन ही होता है हिंदी में बेसिकली। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसने पैसा लिया बैंक से या किसी से भी पैसा लिया, ठीक है, ब्याज पर। अब क्या है कि अब वो पैसा भर ही नहीं पा रहा, या कोई प्रॉपर्टी ली और उसका भुगतान कर ही नहीं पा रहा, उसके पास पैसे हैं ही नहीं, ठीक है, उसने हाथ खड़े कर दिया, तो उसको हम इंसॉल्वेंसी कह देते हैं कि हाँ भाई उसका दिवालिया निकल चुका है। बैंकरप्सी क्या है, बैंकरप्सी क्या है कि मान लो जिसका वो पैसा लिया, जिस एक व्यक्ति का, ठीक है, वो कह दिया कि तुम मुझे पैसा कैसे नहीं दोगे, ये इसको घसीट करके कोर्ट में लेके चला गया या कहीं भी कानूनी प्रावधान जहां पर है वहां पर लेकर के चला गया। अब कानूनी प्रोसेस होने के बाद ध्यान रखना है, बैंकरप्सी में क्या आ जाएगा, लीगल प्रोसेस। एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो क्या है, लीगल प्रोसेस। ठीक है, तो कानूनी प्रोसेस के बाद मान लो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई सच बात है, इसके पास है नहीं पैसा तुम्हें लौटाने के लिए, तो जब लीगली डिक्लेयर हो गया कि भाई उसका दिवालिया निकल चुका है, तो उसको हम बैंकरप्सी कह देते हैं। अब बैंकरप्सी में ये किया जाता है ना, कोर्ट ये कहता है या कोई भी कानूनन अधिकारी है या जो संस्था है वो ये कहती है कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है, उसको बेच करके हम इनका पैसा लौटाएंगे। ठीक है, ये होता है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का फर्क। अब समझो कि ये बिल क्या कह रहा था 2020 में, तुम्हें पता है कि हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, क्यों, क्योंकि पूरे देश में कोविड-19 छाया हुआ था। तो ऊपर से कोर्टों का आदेश हुआ और संस्थाओं का आदेश हुआ कि जो भी लोग आज के समय में इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में हैं, जिनका दिवालियापन है, उन पर अभी कोई कार्रवाई मत करो, क्योंकि कार्रवाई करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उन्हें थोड़े दिन की मोहलत दे दो, क्योंकि सभी अभी जूझ रहे हैं, तुम्हें पता है कि इकोनॉमिकल दिक्कत बहुत सारी हुई थी। तो कोविड-19 के दौरान जो भी दिवालियापन लोग थे या संस्थाएं थी, उनको जो कोर्ट ने या किसी लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू कुछ मोहलत मिल गया, उस वो सारी बातें इस बिल में शामिल करी गई, इसके थ्रू उनको मोहलत दिलवाई गई। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा पर। दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या है ना कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कहीं पर जहां वो काम कर रहा है, उसके सेफ्टी, उसका हेल्थ, उसका वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीजें अच्छी हो सके। ठीक है, इसके लिए कई सारी चीजें इसमें ऐड करी गई हैं। ठीक है, 9 मेन चीजें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में वो आ जाती हैं। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल बिल में आ जाती हैं कई सारी चीजें, इसमें मेन कई सारी चीजें हैं। जैसे एक एक्ट मुझे याद आ रहा है, एक एक्ट है पॉश एक्ट। ठीक है, पॉश एक्ट 2013 है, शायद देख लेना एक बार। ठीक है, पॉश एक्ट है 2013 का। पॉश एक्ट मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये तब लाया गया, तुम पता निर्भया केस हुआ, ठीक है, उसके अलावा और सारी चीजें हुई। तो अभी भी एक केस चल रहा था केरला में, जब फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के केस हुआ और उसमें कई सारी दिक्कतें आई, उसमें एक कमेटी बनी थी, उसका नाम तुम गूगल करके मुझे बताना, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो सुनो, पॉश एक्ट आता है 2013 में। इसमें क्या किया गया कि जो भी लोग जहां पर भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो इस एक्ट के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, ये आज भी चलता है। ये मान लो इसी के बिहाफ पर ये एक उसका एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको रख सकते हो, किसके रिगार्डिंग में, सेफ्टी के रिगार्डिंग। वैसे ही हेल्थ को लेकर के जो कहीं पर भी काम कर रहा है, कहीं मान लो हैजार्डस एरिया में काम कर रहा है, तो उसके हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, वो सारी चीजें इस बिल में लाई गई थी। अब आ जाते हैं हम इसके अगले वाले पर, वो है कोड ऑन सिक्योर सोशल सिक्योरिटी बिल। देखो ये क्या है ना कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी लॉज थे, ठीक है, उनके क्या कर दिया गया कि पहले समझो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये भी मैंने इकोनॉमिक्स में करा रखा है कि वैसे सेक्टर पहले ऑर्गेनाइज समझो। ठीक है, ऑर्गेनाइज समझो जिसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सेक्टर आते हैं जो फॉर्मली या कानूनी रूप से, ठीक है, उनका विधान चलता है। जैसे मान लो कोई पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, कोई सरकारी कंपनी हो गई, कोई ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो सारे सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गए। अनऑर्गेनाइज मतलब अव्यवस्थित, तो समझ सकते हो जिसका कोई भरोसा नहीं, आज काम कर रहे कल ना करे, वैसा सेक्टर, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाता है। तो
इसमें क्या रखा गया कि एक लॉ लाया गया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल। इसमें रखा गया कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी के लॉ है, मतलब समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जितने भी लॉ हैं, उन सबको इसमें भी डाला जाए, ताकि अगर इसमें कोई काम कर रहा है व्यक्ति, तो उससे समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह का गलत प्रभाव ना पड़े, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज। ठीक है, वो सारी इस बिल में लाई गई थी। इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल में क्या करा गया, देखो सिंपली ये करा गया कि जो भी लेबर लॉज थे, ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत सुधार कराया गया। उसमें ये करा गया कि भाई भाई जो भी लेबर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या जरूरी है, उनके पास अपना इंश्योरेंस हो, अपनी सारी चीजें हो, ठीक है, उनका अच्छा कंडीशंस हो, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिलेटेड कोई बात हो, तो वो सारी चीजें इसमें सेटल करी गई। इंडस्ट्रियल कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी अगर कोई बात हो तो वो सारी इसमें सेटल करी गई। अब आ जाते हैं अगले पर, देखो जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, एक है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बिल, ठीक है, एक क्या है नेशनल फॉरेंसिक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बिल, ये भी 2020 का ही है। इसमें ये था कि भारत में, भारत देश में ऐसे फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी डालने हैं हमारे को, जहां पर आसानी से किसी भी चीज का रिसर्च किया जा सके। अगर कोई केस है, देखा है ना दया वो सीआईडी वाला, तो फॉरेंसिक लैब्स बनाए गए, और एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई, गांधीनगर में बनाई गई, ठीक है। इसी का एक ब्रांच कहाँ पर खोला गया है, अभी दिल्ली में खोला गया, और एक शायद गोवा में भी खोला गया है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 में क्या करा गया कि ऐसे ही इसी के तरह एक यूनिवर्सिटी जो किस पर आधारित हो, रक्षा के बेस पर आधारित हो, कि भाई एक यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई जाए जो देश की सुरक्षा में, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, इन सब पर रिसर्च कर सके, वहां पर इन सब पे अच्छा काम कर सके, टेक्नोलॉजी पर अच्छा काम कर सके, जो हमारे डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। वो सारी बातें इस बिल में लाई गई थी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। छठा नंबर देख लो, सैलरी एंड अलाउंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा गया, सिंपली मैं बताते चल रहा हूँ, वही बातें यहाँ लिखी गई है, बस सुनते रहो। सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन एमपीज में क्या करा गया कि जब कोविड का समय था, ये 1 अप्रैल से लागू हुआ था, जब कोविड का समय था तो हुआ ये कि एक अच्छा काम किया गया कि जितने भी एमपी हैं या मिनिस्टर हैं जो हमारे सदन में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक बिल लाते हैं, ये वाला बिल, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा कि हमारी जो सैलरी है और जो हमें तनख्वाह या अलग से अलावेंसेस मिलते हैं, उसका 30% काट करके लोगों के जो जरूरत वाली चीजें हैं उसमें लागू कर दी जाएंगी, लगा दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस बिल में लाया गया था। एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस बार नहीं पूछने के चांसेस है क्योंकि अब ये समय खत्म हो गया है। इसमें क्या करेगा, आपने सुना होगा ना कि जब हेल्थ केयर कोविड के समय पर जाते थे कई लोगों के घर पर, तो लोग उन पर हमला कर देते थे, ठीक है, या उन पर वॉर कर देते थे, कई तरह की दिक्कतें आती थी। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन कह रहा हूं, प्रोटेक्शन के लिए जितने भी हेल्थ केयर थे उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया कि उन पर किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो अगर हेल्थ इमरजेंसी हो रही है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पर, 2020 के यही इंपॉर्टेंट थे। अब 2021-22 का समझ लो। सबसे पहले सरोगेसी एक्ट, यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, पहले तो तुम सरोगेसी समझो, सरोगेसी क्या है। तुमने मिमी मूवी देखी है, मिमी, ठीक है, उसमें अच्छे तरीके से सरोगेसी दिखाया गया। देखो सरोगेसी में क्या होता है ना कि एक पेरेंट है, मान लो एक पेरेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि मदर, जो औरत है, पहले थोड़ा सा बायोलॉजी समझ लो तुम, अगर क्लास करा है तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, नहीं करा तो जाकर आज कर लेना। ये होता है यूटेरस, ठीक है, ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, थोड़ा समझो, रफ में मैं बना दे रहा हूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर। थोड़ा सा समझो, मैंने आपको बताया था जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था, ये वाला जो पार्ट है फिंगर जैसा दिख रहा है, ये क्या है, फिम्बरी है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, फिम्बरी। जो फिंगर जैसा दिख रहा है वो फिम्बरी कहलाता है, ठीक है।
इसके अलावा ये क्या है, ओवरी, दोनों साइड सेम समझ लेना, अलग नहीं है, ठीक है। ये फूला फूला है, इसको क्या कहते हैं, एम्पूला, ठीक है। ये पतला सा जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस कह देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बायोलॉजी में बता चुका हूँ, रिवीजन कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब तुम्हारे एग्जाम में। ये हो गया इस्थमस, ये हो गया आपका यूट्रस वाला एरिया, और जो अंदर वाला वॉल है इसको हम कह देते हैं क्या, इंडोमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम और बाहर वाले को पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यहाँ है आपका सर्विक्स, और ये है आपका क्या, वेजाइना, ठीक है। सो आप ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था कि फीमेल में क्या होता है कि हर महीने यहाँ से ये जो ओवरी है यहाँ से एक एग रिलीज होता है और इसके थ्रू अंदर से आता है ये, ठीक है। ये अंदर अंदर ये ट्रेवल करता है, ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है, ये अलग अलग उसके पार्ट है, एम्पुला और इस्थमस उसी के पार्ट होते हैं। तो मान लो जब स्पर्म इंजेक्ट हुआ, अंदर गया, तो वो क्या करता है, वो भी इधर से ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ऐसे करते करते क्या हो जाता है कि ये इस्थमस के पास आता है, इस्थमस वाले एरिया में, और यहाँ आकर के इस एग के साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। जब फ्यूज हो जाते हैं एग और स्पर्म, तो क्या बन जाता है, जाइगोट। ध्यान रखना, भी पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, जाइगोट, ठीक है। अब ये एक सेल बन गया जिसको हमने जाइगोट कह दिया जब दोनों मिले थे। तो अब धीरे धीरे ये ग्रो होने लगता है, ग्रो होने लगता है, और ग्रो होते होते कहाँ आ जाता है, ये इंडोमेट्रियम वॉल पे आ जाता है, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम वॉल है, अंदर वाला जो दीवार है इस पर आकर के उटरस के चिपक जाता है। जब ये थोड़ा सा ग्रो होता है ना, तो जाइगोट से ये क्या बन जाता है, इम्ब्रियो बन जाता है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भ्रूण कह देते हैं। इम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। और यही इम्ब्रियो बड़ा होकर के क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है, यानी बच्चा हो जाता है, ठीक है। और यही बाद में बेबी बन करके रिलीज होता है। ये प्रोसेस यही तीनों शब्द पूछ लिए थे अभी तुम्हारे एग्जाम में, और मैं बता चुका हूँ बायोलॉजी में। देखो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो कई बार क्या होता है ना, कई सारी महिलाओं में यहाँ पर जो एरिया है जहां पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब फ्यूजन होने के बाद ये जो वॉल है, वॉल चाहिए, यहाँ पर जुड़ेगा, ये जुड़ने के बाद से यहाँ पर बाकी डेवलपमेंट होगा। तो कई सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनका ये वॉल कमजोर होता है, या कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है ना, तो ये क्या हो जाता है ना, इसके अंदर रह ही नहीं पाता। या दूसरा कारण ये होता है कि जितना एनवायरमेंट चाहिए अंदर में उस बच्चे को ग्रो होने के लिए, उस जाइगोट को ग्रो होने के लिए, वो नहीं मिल पाता है। तो करते क्या है, एक टेक्निक है आईवीएफ, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। खूब पढ़ा होगा तुमने, इंदिरा वाला देखा हो। तो इसमें क्या करते हैं कि जो महिला है, ठीक है, उसका क्या कर लिया तुमने, गैमेट ले लिया, एग सेल ले लिया, ठीक है, और उसके हस्बैंड है उनका ले लिया क्या, स्पर्म सेल ले लिया। अब इनको क्या कर देते हैं, इन विट्रो का मतलब है कि शरीर से बाहर वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो शरीर के अंदर है, और इसमें ले आकर के, मान लो ये एक मशीन है, एक डब्बा है, इसमें ऐसा सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, और इन दोनों को लेकर के फ्यूज करा दिया गया। फ्यूज कराने के बाद अब इसको ग्रो कराने के लिए वापस यूट्रस चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें ये बात पता है कि ये महिला के पास वो यूट्रस है नहीं जहां पर ये ग्रो कर पाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी और महिला का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसको उस महिला के कोंख में या उसके यूटेरस में ये चीज इंजेक्ट कर दिया जाता है, सप्लांट कर दिया जाता है उसके यूटेरस में। समझ रहे हो, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पूरा टेक्निक होता है। इसमें क्या कर देता है, इस पूरे जाइगोट को उठा करके यहाँ सप्लांट कर दिया, सप्लांट करने के बाद क्या हो जाता है, उसको ये एनवायरनमेंट दे पाती है, और ये फिर ग्रो कर पाता है। जब बच्चा ग्रो हो गया, फिर ये सेफली जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद फिर ये जो दूसरे पेरेंट हैं उनको मिल जाता है, और जिस औरत ने ये नेक काम किया है उसको ये लोग पेमेंट करना चाहें तो पेमेंट कर देते हैं, या जो भी चीजें चाहें करना वो कर देते हैं। यही पूरा प्रोसेस होता है सरोगेसी का प्रोसेस। समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी सरोगेसी को लीगल किया गया था अभी 2021 एक्ट के बाद से, ठीक है, कि हाँ भाई लीगलाइज कर देगा सरोगेसी। 35 से 45 साल की अगर कोई औरत है या डिवोर्स्ड है, ठीक है, विडो है, डिवोर्स है, अगर उसको बच्चा चाहिए, या फिर कोई ऐसा कपल है जो मैरिड है लेकिन वो बच्चा नहीं ले सकता है, वो नहीं कर पा रहे हैं, मैंने बता दी सारी चीजें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसके केस में क्या है, सरोगेसी आप करा सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि उस करने वाले की भी मर्जी चाहिए और कराने वाले की भी मर्जी चाहिए, ठीक है। और पूरा का पूरा ये मेडिकल फैसिलिटी के अंतर्गत होता है। आगे बढ़े, दूसरा देखो, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022। इसमें क्या है कि नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्स, तुम्हें पता है ना कि जो फ्यूल जल रहा है, जो कार्बन ईंधन है, उससे कई सारे कार्बन गैसेस निकल रहा है, और हमारा टारगेट क्या है कि हमें नेट जीरो इमिशन कर लेना है। कब तक कर लेना है नेट जीरो इमिशन, 2070 तक, और 2.5 से 3 ट्रिलियन
मीट्रिक टन, 3 मिलियन या ट्रिलियन मेट्रिक टन देख लेना एक बार, ठीक है। मेट्रिक टन हमें कम कर लेना है अपने क्या इस कार्बन इमिशन को, कब तक, 2030 तक, जिसका तकरीबन 85 90 85 80 85% तक हम अभी अचीव कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने टारगेट रखा था नेट जीरो 2070 तक। तो इसलिए ये 2022 का बिल लागू किया गया कि भाई जो भी नॉन फसिल एनर्जी सोर्सेस है, नॉन फसिल का मतलब जो जीवाश्म ईंधन नहीं है जैसे पेट्रोल डीजल, उसमें कैसे कमी की जाए, तो उसके लिए 2-3 रास्ते निकाले। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक तकनीक है, इसमें क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी किस चीज का बना होता है, H2O का। तो हुआ क्या कि सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उन सबका इस्तेमाल करके इसके हाइड्रोजन को अलग किया जाए और इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जाए, ठीक है। ये क्या होता है, ये काफी अच्छा होता है, इससे कार्बन का एमिशन कम किया जा सकता है, इसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो एक तो इसका इस्तेमाल किया जाए, दूसरा क्या है, बायोमास से बायोफ्यूल निकाला जाए। हम देख चुके हैं कि जो भी जीवों से जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रोडक्ट से या उनसे कोई फ्यूल निकाला जाए तो उसको हम बायोफ्यूल कह देते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी काफी चल रहा है भारत में भी। इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना है, 20% तक टारगेट है हमारा कि 20% तक अचीव कर लेना, और 2030 तक, ये 2025 तक था, 2025-26 तक हमें 20% अचीव करना था, जो कि हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और 2030 तक 30% हमें करना है, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग में क्या करते हैं कि मान लो पेट्रोल है या फिर तुम्हारा जीवाश्म ईंधन, ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं कि 100 ml तुम जब तेल ले रहे हो ना, ठीक है, तो इसमें मान लो 80 ml क्या जाएगा पेट्रोल, और 20 ml क्या चल गया तुम्हारा ये इथेनॉल, ठीक है। काम अच्छा करता है, बहुत बढ़िया, बस फायदा ये होता है कि कार्बन इमिशन को कम कर देता है, इसलिए इसमें हम मिलाते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिलाना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बिल के थ्रू लाई गई थी, बस खत्म। आगे बढ़ो। क्रिमिनल प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन बिल, अभी स्टेनो यहां से सवाल आया था। देखो ये क्या करता है कि जितने भी अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो अथॉरिटी हैं, जो शासन प्रशासन में लोग हैं, उनको ऑथराइज करता है ताकि वो क्या कर सके, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसका बायोमेट्रिक ले सके, उसका फिजिकल इंफॉर्मेशन ले सके। यही दो ऑप्शन दिया हुआ था, देख लो कि बायोमेट्रिक और फिजिकल इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। बायोमेट्रिक में क्या होता है कि मान लो उसके अंगूठे की निशानी ले सके, ठीक है, उसके पाम हथेली की निशानी ले सके। फिजिकल में क्या है, ब्लड सैंपल उसका ले ले, डीएनए सैंपल ले ले, ठीक है, ये सारी चीजें ले सके उसका, ठीक है, ताकि वो अपने एविडेंस के रूप में या अपनी इन्वेस्टिगेशन में उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये सारे अधिकार किसमें दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, नाम से पता चल रहा है, दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक। इसने 1920 एक्ट को रिप्लेस किया था, ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक बिल। इसमें क्या करा गया था कि नए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का गठन किया गया, उनको बनाया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक है यूजीसी ग्रांट कमीशन, उसको हम देखेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ी देर। 2023 में आ जाते हैं। 2023 में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बिल है, वो है, ये आने के चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में, वुमेन रिजर्वेशन बिल। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 106वां अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक से, और 128वां अमेंडमेंट बिल था, ध्यान रखना ये बिल है, और 106 क्या है, एक्ट है। 106 एक्ट है। इसका एक नाम दिया गया है, मुझे नाम बताना आप लोग, बड़ा प्यारा नाम है, पूछा भी है आपसे एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या करा गया, ये 33% रिजर्वेशन रख दिया गया, 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट असेंबली में, किसके लिए, महिलाओं के लिए। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये जो 33% रिजर्वेशन है, ये राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर लागू नहीं होती हैं। ये ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ लागू होती है, लोअर हाउसेस में, लोकसभा और स्टेट असेंबली में। और हम ये भी देख चुके हैं कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाले में कि उनमें ऑलरेडी ये चीज है, ऑलरेडी लागू है। और अभी बिहार स्टेट ने क्या करा है, गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को आरक्षण दिया है, जाकर देखना कितना, 35%। आगे बढ़े, चलो, यहां से भी एक क्वेश्चन आया था अभी इस बार स्टेनो के एग्जाम में। आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था तो अब आ जाएगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसमें क्या करा गया कि जो भी तुम्हारे डेटा है, तुम पता है ना कि कोई भी चीज जब तुम लॉगिन करते हो या फिर कोई भी अकाउंट बनाते हो तो वहां पर तुमसे क्या करा जाता है, तुमसे तुम्हारा परमिशन मांगा जाता है, ठीक है, कि भाई आप एक्सेस दो हमारे को, फोटो के लिए, नंबर के लिए, ये सब चीजें के लिए। तो पहले क्या था ना, वो रेगुलेट नहीं होता था तरीके से, अभी भी चीजें रेगुलेट तरीके से नहीं हो रही, लेकिन अभी क्या है ना कि ये डिजिटल प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन हो, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, पर्सनल फॉर्मल डेटा जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है,
उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, हर चीज के लिए उस आदमी का कंसेंट जरूरी है जो जिसका आप डेटा ले रहे हो। वो सारी बातें इसमें शामिल करी गई, किसमें? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में। बस ट्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल बिल्स, इसमें क्या करा गया? कुछ नहीं है, हालांकि अभी तो हाल और बुरा है प्रेस का, तो इसमें क्या ही लिखना। पहले जो कॉलोनियल एरा से, मतलब अंग्रेजों के शासन काल से जो प्रेस का बिल आ रहा था ना, कि जितने भी प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस या उनके जो कार्यक्रम है उसको करने का प्रोसेस जो था, उसका जो प्रोसेस था उसमें सुधार करने के लिए ये नया लॉ लाया गया। ठीक है, कि अब इसके तहत उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा और इसी के तहत वो अपना कार्य कर पाएंगे। चौथा नंबर आ जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन बिल पर। इसमें क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेगा? देखो पहले क्या था ना, कि आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन अभी तो बहुत न्यूज में तो आने के चांसेस हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। हाँ वही जी, प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, 2023 के बाद से ये कर दिया गया कि प्रेसिडेंट साहब को एक कमेटी की राय लेनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, एक कमेटी की क्या लेनी पड़ेगी? राय लेनी पड़ेगी। उस कमेटी में कौन कौन से लोग होंगे? एक तो पीएम साहब होंगे, दूसरे होम मिनिस्टर साहब होंगे, तीसरे कौन होंगे? तीसरे हो जाएंगे आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होम मिनिस्टर होंगे, और कोई और यूनियन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री चाहे तो हो सकता है, जनरली होम मिनिस्टर ही होते हैं उसमें। तो ये तीन लोगों का होगा और इसके में मेजोरिटी का डिसीजन लिया जाएगा। तो आप बताओ कि क्या इसका कोई वैल्यू है? ठीक है, तो इनके सलाह पर ही प्रेसिडेंट साहब किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। ये शायद अनूप बर्नवाल केस में किया गया था, ये भी आप चेकआउट कर लेना अगर आपका मन हुआ तो। मैं तो एडिशनल बातें बताऊंगा, मुझे याद आएंगी तो। एक मीडिएशन एक्ट आता है 2023 में, ऊपर वाला ध्यान रखना, वो छपेगा तुम्हारे एग्जाम में, आने चांसेस हैं। मीडिएशन एक्ट में क्या करेगा? मान लो कि भाई दो लोग लड़ गए, ठीक है, दो लोग लड़ गए, चाहे दो स्टेट हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो संस्थाएं, तो उनको ऐसा ना हो कि कोर्ट जाना पड़े या बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट के पास भी कई सारी दिक्कतें हैं, इतना सारा काम है, इतना सारा बर्डन है, तो कम करने के लिए क्या करा गया कि एक इंस्टीट्यूट करा गया बॉडी जिसका नाम है मीडिएशन काउंसिल इंडिया। ये मध्यस्थता, क्या नाम है इसका? मध्यस्थता परिषद है। ठीक है, इसकी गठन करी गई कि भाई ये वो व्यक्ति होगा या ये वो संस्था होगी जो दोनों लोगों के बीच के बात को सुलह कराएगी। ठीक है, बस अब आ जाते हैं कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पर। इसमें क्या है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम। इसमें क्या करेगा कि मार्केट में जो कंपटीशन हमने पढ़ा था, कंपटीशन के टाइप इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, कई सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ओलिगोपोलिस्टिक, सारी चीजें देखी थी। तो जो भी मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है, उससे क्या हो कि किसी चीज को, किसी और एक तबके को या किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से चले, अच्छे तरीके से फेयर वे में चले, उसके लिए एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इसी एक्ट के तहत बनाई गई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें यह करा गया कि भाई साहब कि जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है, अगर वहां पर कोई डेवलपमेंटल काम हो रहा है, जैसे आज के टाइम पर तो धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है, तो अगर ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट के तहत, सॉरी इस बिल के तहत ये कहा गया कि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आसपास के एनवायरमेंट में, आसपास के फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अतिक्रमण से कोई नुकसान ना हो। भाई कितने बेवकूफी वाली बात है, सोचो। ठीक है, तो इसके लिए ये बात कहा गया कि भाई मान लो तुम अगर 10 पेड़ निकाल रहे हो, 10 पेड़ काट रहे हो, तो उसके लिए एक नंबर ऑफ पेड़ रखा गया कि इतने पेड़ तुम्हें लगाने हैं या इतने एरिया में पेड़ लगाने हैं, ये एक दशा दिशा तय की गई है। ये तो बेवकूफी वाली बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, सब दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजन टू अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया, नाम से पता चल रहा है ये कहाँ का होगा, देहरादून का तो नहीं होगा, दिल्ली का ही होगा। इसमें यह करा गया कि दिल्ली में जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज है ना, अभी देख ही रहे हो धड़ल्ले से चल रहा है, ठीक है, और जो उनके अलाइड अर्बन प्लानिंग इश्यूज हैं, तो जितने भी अनऑथराइज कॉलोनीज है, पहले सिंपल समझ लो, अनऑथराइज मतलब जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां या अलग अलग तरीके से डाल करके रह रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया। ठीक है, बस अब आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी बिल में कुछ नहीं कराया गया था, एक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई, बस इतना आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। पूछ लिया जाता है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल किसके अंदर का बनाया गया था, तो सेंट्रल जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2023। पूछने के चांसेस आपसे ईयर के ही हैं,
प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ टैक्सेस बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मिस कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इसने 1931 के एक्ट को रिपील करा था, बस और कुछ नहीं। इसमें बस इतना होता है कि जब बजट सेशन चल रहा हो ना, या बजट का गैप है, मान लो आपने पेश कर दिया और उसको लागू होने में समय है, तो उस ड्यूरेशन में टैक्स का कलेक्शन इसके थ्रू क्या किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। 2024 के हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस काफी ज्यादा है। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जैसे परीक्षाओं में चोरियां आजकल खूब चल रही हैं, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए ये कानून लाया गया, ठीक है। इसमें क्या करा गया कि एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीए या जो भी बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उनमें जितने भी माल प्रैक्टिसेस हो रही है, जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन सब से निपटने के लिए उन पर पेनाल्टी लगाया जाए, उनको जेल में डाला जाए या उन पर फाइन लगाया जाए, ये सारी सुविधाएं, ये या व्यवधान इस एक्ट में डाला गया। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ 2024, ठीक है, इसमें क्या है कि जो वहां की ओबीसीज हैं और जो वहां की महिलाएं हैं, उनको लोकल बॉडीज में, ठीक है, जो वहां की लोकल संस्थाएं हैं, उनमें 33% का रिजर्वेशन और ज्यादा दिया गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। देखो आपको लिखना तो आंसर है नहीं, बस समझ लो और जैसे ये दिखेगा आपको लगा देना है, ठीक, खत्म बात। ईयर पूछेगा तो ईयर थोड़ा ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में लागू हुआ, तुम्हें पता है 2024 में, ठीक है, पहला स्टेट बना है। गोवा में हालांकि उससे पहले हुआ था, लेकिन वो पुराने तरीके से चल रहा है, वो काफी पहले से ही चल रहा है वहां पर चीजें, और वो उसका जो प्रावधान है वो बिल्कुल अलग है। मेजरली अगर देखा जाए ऑफिशियली, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है इंडिपेंडेंट इंडिया में, उत्तराखंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि हर तबके के लोग के लिए, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, ठीक है, उनके रिलीजन धर्म तो एक ही बात हो गया, किसी भी तबके का आदमी हो तो उसका मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, ये सारी चीजें होंगी ना, वो एक समान तरीके से होंगी। ऐसा नहीं हो किसी के लिए कोई स्पेशल राइट दिया जाए, कोई सबको एक समान देखा जाएगा, उसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाया गया। यह आर्टिकल 44 में आपके मेंशन है डीपीएसपी के अंतर्गत। 2025 में अब आ जाते हैं। 2025 वाला उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, थोड़ा थोड़ा ही बस देख लो। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 का, इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी मर्चेंट्स हैं जो मान लो व्यापार कर रहे हैं शिपिंग के थ्रू, ठीक है, सामान यहाँ से वहां तक पहुंचाते हैं, देश विदेश में आयात निर्यात करते हैं, तो उनके लिए एक्ट था। इसमें क्या करेगा, ये पहले कॉलोनियल एरा से ही चला आ रहा था, ठीक है। तुम कहोगे सर 1958 में तो कॉलोनियल एरा था नहीं, मॉडिफाइड था पुराना ही, लेकिन 58 में मॉडिफाइड था, इसलिए 58 एक्ट कहते हैं उसको। तो इसको भी आप बदल करके ये नया एक्ट लागू किया है कि हम नए सिरे से इन चीजों को डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एक एक्ट आता है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना कि इसने 1925 के लॉ को अलग करा है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं पूछेगा आपसे, बस देख लेना, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, टेलीग्राम पर जाकर के चेकआउट कर लेना। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो कि 1908 की कॉलोनियल लेजिस्लेशन को इसने अलग करा, और इसमें क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो समझो कि इंटीग्रेटेड पोर्ट का डेवलपमेंट और वो चीजें करेंगे। इंटीग्रेटेड पोर्ट में जैसे हल्दिया और कोलकाता पोर्ट आप पढ़ते हो ना कि हाँ भाई कोलकाता पोर्ट को असिस्ट करने के लिए हल्दिया पोर्ट का डेवलपमेंट करा गया, तो ऐसे ही क्या करा जाए कि अलग अलग पोर्ट्स जो आसपास में हैं या फिर जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उनका भार थोड़ा सा कम करा जाए, उनके आसपास छोटे छोटे पोर्ट्स डेवलप करे जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें से मेंशन करी गई। कुछ एडिशनल एक्ट्स देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे स्टेनो के एग्जाम में। यूजीसी एक्ट 1956, सिंपल फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका सिर्फ एक काम था, कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। जितने भी हायर एजुकेशन है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, मेंटेन करना, ये किसका काम था, यूजीसी का काम था, ठीक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक कमीशन बनाया गया 1956 एक्ट के तहत, ठीक है। अब इसको हटाने की बात कही जा रही है, और ऑलरेडी HECI आई थिंक 2018 का ही है, तो उस समय का ही ये प्रपोज्ड है। HECI मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये ऑलरेडी प्रपोज्ड है, इसको गठन करने की बात कही जा रही है यूजीसी को रिप्लेस करके, ठीक है। एक और एक्ट है, ये आने के चांस है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें क्या है, ये IT एक्ट है। अभी तक हमारे पास तुम्हें पता है ना कि AI को या फिर IT को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, तो अभी भी हम यही IT एक्ट को बार बार कुछ कुछ इसमें चेंजेस ला करके हम लीगलाइज की, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो भी तुम यूपीआई वगैरह कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, साइबर क्राइम, ये सारे इसी के अंतर्गत डील कर रहे हैं आज के टाइम पर। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बोर्ड बनाई गई जिसका नाम है I4C। I4C क्या है,
इंडियन साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर साइबर क्राइम, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये किसके अंतर्गत बनाया गया? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाया गया है। और जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे डील करने के लिए सारी चीजें करी गई है। और इसमें डिजिटल अरेस्ट वगैरह से जो दिक्कतें आई हैं, लोगों का पैसा हड़पा जा रहा है, वो सारी चीजों को निपटने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अब ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एक्ट खत्म हो गए, कुछ एक देख लो आप। जैसे एक आ जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये क्या है साहब? देखो पहले तो आप समझिए, प्रेगनेंसी आप समझ रहे हो, गर्भ। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, और मेडिकल का मतलब क्या होता है कि मेडिकल चीजों का या मेडिकल फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके, सिंपल। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि मान लो अगर कोई महिला है, कोई औरत है, उसको प्रेगनेंसी हो गई या प्रेग्नेंट हो गई, तो लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि उस बच्चे को जन्म दे पाए, ठीक है, या वो इस योग्य नहीं है, या वो बच्चा उस लायक नहीं है कि उसको जन्म दिया जा सके। ठीक है, मान लो कोई बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हैं, या कोई रेप कल्प्रिट है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं, तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम एमटीपी एक्ट कहते हैं। इसके तहत लीगलाइज किया गया कि भाई साहब उस केस में क्या करा जाए कि उस बच्चे को जन्म देने की जरूरत नहीं है, उसका गर्भपात करा दिया जाए। ठीक है, वो इस एक्ट के तहत आया। अब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि कब आया था, तो ओरिजिनली ये 1971 में आया था। ठीक है, इसके अंतर्गत एबॉर्शन को क्या कर दिया गया? लीगलाइज कर दिया गया। लेकिन कुछ कंडीशंस रखी गई, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी करा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कारण ये दिया गया, ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, ताकि जो मैटरनल डेथ है, आपको पता है ना कि एमएमआर जो है, एमएमआर मतलब क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि जन्म देने के बाद जब माओ का देहांत हो जाता है, पता है ना, बहुत पेन होता है, कई सारी दिक्कतें होती हैं। तो होता क्या था, आजादी के समय तकरीबन 2000 से लेकर के 2500 तक ये संख्या था एमएमआर। ठीक है, ये कितने पर? 1 लाख लोगों पर। जो 1 लाख लोग जन्म देने वाले हैं ना, उसमें से 2 से 2500 लोगों की मृत्यु हो जाती थी, जो आज के समय पर 2022-23 में घट करके ये तकरीबन 100 से नीचे आ गया है। बहुत अच्छी, मतलब उतना अच्छा डाटा तो नहीं है, पर फिर भी काफी ज्यादा कम हुआ है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसने क्या करा कि जो भी मैटरनल डेथ हो जाते हैं, जो औरतों का देहांत हो जाता है, या फिर अनसेफ एबॉर्शन लोग कराते हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से, उन सब से बचने के लिए इसका समाधान निकाला गया। इसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स लाए गए, संशोधन किए गए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है 2002 में। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब ओरिजिनली ये लाया गया था ना, कि कितने महीने तक का प्रेगनेंसी अलाउ था, ये बात बताओ मुझे। कितने महीने तक का? यहाँ लिखा हुआ है 20 वीक तक का। ठीक है, 20 वीक तक का। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? शब्द है, कुछ नहीं है, गर्भावधि सीमा, हिंदी में समझ सकते हो। जैसे आपको पता है ना कि कोई भी बच्चा जो ह्यूमन है, उसमें उसका गर्भ अवस्था में रहने का समय कितना है? 9 महीने का है। तो उस अवस्था को हम गेस्टेशन पीरियड कह देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होता है? हाथी में होता है। कितने महीने का होता है? जाके चेक कर। ठीक है, चलो पॉइंट पर आ जाते हैं। 2002 में अमेंडमेंट होता है। ओरिजिनली कितना था? 20 वीक का था। 2002 में अमेंडमेंट करके क्या किया जाता है कि पहले सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं थी, सरकारी संस्थाओं में सुविधाएं थी। अब इसको बढ़ा करके 2002 में प्राइवेट सुविधाओं और क्लिनिक सुविधाओं में भी कर दिया गया। ठीक है, उसको गवर्नमेंट के से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और इसके बाद से वो चीजें कर सकते हैं, एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। ये 2002 के बाद से किया गया। ये तुमसे स्टेटमेंट में भी देके पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2021 के प्रोविजन में क्या करा गया कि पहले जो तुम्हें पता है कि 20 वीक तक, ठीक है, 20 वीक तक जो था नॉर्मल बेसिस पर कि हाँ भाई आप करा सकते हो, जब कोई औरत है मान लो किसी स्पेशल केस में, तो उसका आप एबॉर्शन करवा सकते हैं। इसको क्या करा गया कि अगर अब आपको 20 वीक तक कराना है, अगर कोई बच्चे को अबॉर्ट कराना है, तो उसके लिए आपको कम से कम एक डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। ये 2021 के बाद से लागू हुआ। अगर 20 वीक से ज्यादा हो और 24 वीक तक का बच्चा हो, ठीक है, गर्भ में है, तो उसके लिए कम से कम 2 डॉक्टरों की सलाह या उनका ओपिनियन लेना जरूरी है। ठीक है, अगर रेप का केस है, ठीक है, इंसेंट कोई माइनर है, डिसेबल्ड है, डिवोर्सी है, ठीक है, इन तरह मतलब दिक्कत होंगी ना, तभी ये चीजें करानी है। ये बातें इसमें कही गई। तो 20 से 24 वीक तक का बफर टाइम दिया गया। अब आपको याद रखना है कि 2021 के बाद से, 2021 के बाद से कितना कितना टेन्योर कर दिया गया? 24 वीक तक का कर दिया गया। ठीक है, ओरिजिनली कितना था? 20 वीक तक का, तो बढ़ा करके 24 वीक तक का सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश करा था, और ये हो गया था।
24 वीक के अलावा अगर आपको करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल केस आ जाता है। ये हालांकि कहीं मेंशन है नहीं तरीके से, बट 24 वीक से बियॉन्ड जाकर के अबॉर्शन करवाने हैं तो उसके लिए अलग अलग केसेस हैं। अगर मान लो फिटल है, जो बच्चा है वो बहुत एबनॉर्मल है या फिटल कंडीशन है कि हाँ भाई मृत्यु हो सकती है, कोई घटना घट सकती है, तो उस केस में आप मेडिकल बोर्ड से सलाह लेना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर 2 लोगों से ले रहे थे, डॉक्टर साहब, इसके लिए एक बोर्ड बैठेगी, बोर्ड कंफर्म करे कि हाँ भाई आपको दे देना चाहिए, तो फिर जाकर के ये लागू होता है। कौन कौन लोगों पर लागू होता है? जो अनमेरिड वुमेन है, ठीक है, उनके साथ अगर कोई घटना घट जाए, कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए, कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, ठीक है, तो वो हो जाए तो उस केस में ये लागू होता है। उसके अलावा कि इसमें यह भी ध्यान रखना है कि महिलाओं का आइडेंटिटी रिलीज नहीं करनी है, आपको इसको बचा के रखनी है। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? तो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनके राइट को बचा के रखना, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि अनसेफ अबॉर्शन जो हो रहा है उसको भी ठीक करना है। लोग क्या करते थे, गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती करवा लेते थे और उसमें भी लोगों की मौत हो जाती थी, एक समय था, तो उसको भी सुधार करना और काफी हद तक हुआ ही है। बस इतनी बातें आपको एमटीपी में ध्यान रखनी है। ईयर 1971 में 2 अमेंडमेंट हुए, 2002 में, 2021 में हमने देख लिया। अब आ जाते हैं किस पर? क्रिमिनल लॉज पर, ठीक है, किस पर आ जाते हैं? क्रिमिनल लॉज पर। जरा 1 मिनट में आया बस। चलो फिर हम कहा थे, अब यहां से शुरू हो जाता है तुम्हारा असली गेम, न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम बीएसए भी देखेंगे। पहले थोड़ा बेसिक जान लो। देखो, एक तो है आईपीसी और एक था सीआरपीसी, पहले हुआ करता था, अब इसको बदल दिया गया, ठीक है। सीआरपीसी ये 1860 में आया था और ये 1973 में, ठीक है। आईपीसी जब आया 1860 में, इस समय वायसरॉय कौन था भारत का? कनिंग। मैं इसको कनिंग ही कहता हूं, जो जानते हैं वो जानते हैं, दोज हु नो हु नो, तो कनिंग था, ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसके अंडर में ये इसके सुपरवाइजरी में बना था ये, तो ये बना था मकाले के, मकाले के, ठीक है, मकाले के एडवाइजरी में, मकाले के सुपरवाइजरी में इसको बनाया गया था। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये तो खैर आजादी के बाद से बना था 1973 में, तो काफी बात की बात। अब थोड़ा बेसिक समझ लो है क्या ये। आईपीसी बेसिकली क्या है कि कोई क्राइम और उसका पनिशमेंट, ठीक है, क्राइम और उसका पनिशमेंट, ये दो चीजें इसमें बताता है। सीआरपीसी में क्या है कि क्राइम पनिशमेंट तो है, लेकिन इसका प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस को बताने वाले को हम सीआरपीसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ने मान लो हत्या कर दी, किसी की क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, और उसकी सजा मान लो उसको दे दी गई लाइफ इंप्रिजमेंट, ठीक है, यानी उम्र कैद दे दी गई, ये हो गया। तो अब इसको करने के दौरान प्रोसेस भी तो हुआ होगा। प्रोसेस में क्या हुआ होगा? पहले एफआईआर हुआ होगा, ठीक है, फिर चार्जशीट बनी होगी, फिर कोर्ट में गया होगा, ठीक है, फिर कोर्ट से मिलने के बाद ये चीज सजा सुनाई, तो ये हो गया क्या? प्रोसेस। ये हो गया क्या? सीधा इनकम आउटकम। तो प्रोसेस किस में आ जाता है? सीआरपीसी में, और इनकम आउटकम आईपीसी में। इतनी बात समझ आ गई। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, एक एक करके हम तीनों को डील करते हैं। पहले इन दोनों खत्म करेंगे, फिर बीएसए देखेंगे। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है भारतीय न्याय संहिता 2023 में आता है। किसको बदलता है ये? आईपीसी को बदलता है। एक और बात यहां ध्यान रखना है कि आईपीसी में 3 अक्षर है, ये बदल करके बीएनएस बन जाएगा, 3 अक्षर, ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीआरपीसी में देखो 4 लेटर है, तो ये बदल करके बीएनएसएस हो जाएगा, इसमें 4 लेटर आते हैं, ठीक है, बस। भारतीय न्याय संहिता बदल करके आईपीसी को बदल करके बीएनएस बना। इसमें 20 चैप्टर है, 358 सेक्शन है, ठीक है। एक एक करके हम सारे चैप्टर को देखते हैं। घबराना नहीं है, उतना ही चीजें पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे जरूरत की है, घबराना नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर, ओके। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला जाते हैं प्रीलिमिनरी। पहली बात है पता है, और ये जो नंबर लिखा गया ना, ये नंबर है नहीं, ये चैप्टर नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कौन सा नंबर है? चैप्टर का नंबर है।
तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, प्रिलिमिनरी। तुम्हें पता ही है कि कोई भी एग्जाम का पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होता है। प्रिलिमिनरी में क्या होगा, टाइटल होगा, एक्सटेंट लिखा होगा, डेफिनेशन लिखा होगा, ये सब बातें लिखी होगी। तो पहले चैप्टर में प्रिलिमिनरी है और 2-3 बातें लिखी गई हैं। दूसरे चैप्टर में क्या है, पनिशमेंट की बातें लिखी गई हैं। ऑब्वियस बात है, इसमें पनिशमेंट लिखा जाएगा, जैसे डेथ के लिए लाइफ इम्प्रिजमेंट कब दी जानी है, फाइन कब देना है, कम्युनिटी सर्विस कब देना है। कम्युनिटी सर्विस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूली ऐड करा गया है, इसको लिख लो। ये 4F में है सेक्शन, हालांकि नीचे लिखा हुआ है तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 4F में आ जाता है। कम्युनिटी सर्विस एक स्पेशल टाइप का है, पूछा जा सकता है तुमसे। सेक्शन दूसरे में आता है, सेक्शन कह रहा हूं, चैप्टर 2 में आता है, सेक्शन 4F में। इसमें ये करा गया कि मान लो अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा कांड में पकड़ा जाता है तो कोर्ट अब क्या करेगी कि उसको कह दे कि चलो इसको छोड़ देते हैं, तुम्हें कोई सजा नहीं देते हैं, तुम क्या करो, जाके पब्लिक सर्विस करो, कम्युनिटी सर्विस करो। कैसा पब्लिक सर्विस, मान लो कोई टॉयलेट है जो पब्लिक टॉयलेट है, कह दे कि जाकर के उसको साफ करो। मान लो कोई ऐसा स्कूल है, ठीक है, या कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, या रोड है, या पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है, उसका देखभाल करो, उसकी साफ सफाई करो, कोई सेवा दो जिससे लोगों का फायदा हो। तो ये अभी शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरा जो चैप्टर है उसमें शामिल किया गया कुछ एक्सेप्शन को, कि किन किन चीजों को हम क्राइम नहीं मानेंगे, क्रिमिनल्स नहीं मानेंगे। जैसे अगर मान लो कोई नाबालिग है, उससे कोई घटना घट जाती है, तो कई केस में हम मानते, कई केस में हम नहीं मानेंगे, वो यहाँ पर मेंशन है। अगर कोई पागल है, वो कोई काम कर देता है, तो उसको भी हम एक्सेप्शन में रखेंगे कि हाँ भाई ये जानबूझकर नहीं कर रहा, ये पागल। अगर कोई चीज एक्सीडेंट से हो रही है, ठीक है, कोई घटना घट रही है, तो वो उसको हम नहीं माने कि ये इंटेंशनली किया हुआ है। मर्जी से कोई कर रहा है तो वो भी हम माने कि चलो भाई, अगर मान लो थप्पड़ खाने वाले की भी मर्जी है और मारने वाले मर्जी है, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये सारे एक्सेप्शन किसमें, तीसरे में हो गए। चौथे में क्या आ जाता है, चौथे में आ जाता है अबेटमेंट, कंस्पिरेसी और अटेम्प्ट। इसमें क्या करा गया कि अगर कोई किसी चीज के लिए उकसा रहा है, ठीक है, या मान लो कोई कोई कांड करने जा रहा है और दूसरा उसकी मदद कर रहा है, भले ही सामने से ना हो लेकिन मदद कर रहा हो, ठीक है, या प्रयास कर रहा हो, करने की प्रयास कर रहा हो, किसी घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहा हो, तो इन सबको क्राइम के अंतर्गत रखा गया है। कौन से सेक्शन, कौन से चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ठीक है। 5th में क्या आ जाता है, 5th में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, यहां से स्टेनो में तुम्हारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तो सीजीएल में भी आने के चांसेस बन रहे हैं। कि जो भी महिलाएं हैं और जो भी बच्चे हैं, उनके खिलाफ जो अपराध है ना, उनको इस 5वें चैप्टर में शामिल किया गया है। ये कहां से कहां तक है, इसमें 63 सेक्शन से लेकर के 99 सेक्शन तक। मैंने बोला ना कि इस क्लास के बाद तुम ऐसा लगेगा कि कल से तुम जाओ कोर्ट सीधा है, ठीक है। तो 63 सेक्शन यानी 63 धारा से लेकर के 99 धारा तक ये महिलाओं और बच्चों के लिए है। जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर के आया हूं, यही तुमसे पूछा हुआ था कि 63 से लेकर 70-71 तक जो सेक्शन है, एक एक याद नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट देखना है। तो 63 से लेकर 70 तक वो क्या है, रेप और गैंग रेप, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 75 to 77 ये सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट 77, ठीक है, ये याद रखना है। 78, बहुत तुम्हें स्टॉकिंग करते हो ना लोगों को इंस्टाग्राम पर और ऐसे आते जाते, तो वो भी बंद कर दिया गया, देख लो, इसको भी क्राइम के अंतर्गत रख दिया गया है कि आप किसी को स्टॉक नहीं कर सकते, घूर नहीं सकते हो। सेक्शन 78 लग जाएगा तुम पर। 88 से 91 के बीच में क्या रखा गया है, मिसकैरेज, अगर किसी का जानबूझ करके बच्चे मिसकैर कराया जाता है, ठीक है, और मान लो उसकी मौत हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसके लिए रखा गया। तीसरा क्या है, 98-99 सेक्शन रखा गया है, किसी मतलब बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा या खरीदा जा रहा है तो उसको रखा गया है। ये 5वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो देख लेना एकदम, ठीक है। अब आ जाता है 6ठे चैप्टर पर। 6ठे चैप्टर में क्या है कि अगर कोई ऑफेंस कर रहा है किसी ह्यूमन बॉडी के खिलाफ, मान लो किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, किसी तरह का कोई दंगा फसाद करे, तो वो सारी चीजें इसमें देखिए, दंगा नहीं बाकी सारी चीजें इसमें लिखी गई। जैसे 101 से लेकर के 103 तक मर्डर कल्पेबल होमिसाइड, तुमने पहले सुना होगा दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जा रही है, अब जो है 103 के तहत कर दी गई है, ठीक है। 103 के तहत कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब होता है फांसी की सजा या मौत की सजा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। इसी को हम, कैपिटल मीन्स बड़ा और पनिशमेंट मीन्स सजा। सो कैपिटल पनिशमेंट बेसिकली क्या होता है कि फांसी की सजा को हम कैपिटल पनिशमेंट, पहले ये किस में आता था, सेक्शन 302 के अंतर्गत आता था, अब इसको
103 के अंतर्गत डाल दिया गया है छठे चैप्टर में, इतना ध्यान रखना है। 103(2) बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये छपेगा तुम्हारे एग्जाम में और पूछा भी गया अभी तुम्हारे स्टेनो के एग्जाम में। ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है कि अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप मॉब लिंचिंग में पकड़ा जा रहा है, मान लो कोई ग्रुप मिलकर के 4-5 लोगों का ग्रुप है, उससे ज्यादा का ग्रुप है, किसी के रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज या इन सब चीजों के आधार पर, उसके विश्वास आस्था के आधार पर उसके साथ मॉब लिंचिंग करता है और उसके साथ कोई घटना घट जाती है, हत्या हो जाती है, तो उन सबको ध्यान रखना है कौन सी सजा तक मुकर्रर कर दी गई है, डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट। ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि मॉब लिंचिंग के केस में डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी जीवन भर का उम्र कैद भी दिया जा सकता है। 103(2) चैप्टर 6। सेक्शन 111(15) ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है, जानबूझकर किया हुआ क्राइम्स, किसी को हर्ट करना, और टेरर अटैक इंपॉर्टेंट है 111 टेरर अटैक। तो टेरर अटैक ये सारी चीजें इसमें मैनेज करी जाएंगी। एसिड अटैक में क्या करा गया है, एसिड अटैक में कि अगर एक्सट्रीम है केस तो कम से कम 10 साल की सजा, ठीक है, कम से कम 10 साल की सजा, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। अगर माइल्ड है केस कि अगर किसी ने प्रयास भी करा है या फिर हल्का फुल्का उसको चोट आई है तो कम से कम 5 साल, मिनिमम 5 साल की सजा होनी तय है। ये सेक्शन 124 के अंतर्गत ये भी इंपॉर्टेंट है। 137-40 में किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात कही गई थी। किडनैपिंग और एब्डक्शन तुम अंग्रेजी में पढ़ा होगा तो बिल्कुल सेम होता है। किडनैपिंग क्या होता है, किडनैपिंग बेसिकली होता है बच्चों से रिलेटेड कि किसी बच्चे को उठा लिया। एब्डक्शन में क्या होता है, बहला फुसला करके लेकर के चले गए घर से, तो ये एब्डक्शन हो जाता है, ठीक है। ये 137-40 इंपॉर्टेंट क्या है, 124, 103 और 103(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं 7वें चैप्टर पे। 7वें चैप्टर में क्या है कि स्टेट के अगेंस्ट अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो, ठीक है, पहले तो ह्यूमन आ गया, उससे पहले महिला आई थी, बच्चे आए थे, अब स्टेट यानी जो सरकार है या जो संस्था है उनके विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे 147 सेक्शन डील करेगा अगर कोई भारत के खिलाफ वॉर कर रहा है तो, या कोई युद्ध कर रहा है तो। 152 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। 152 बहुत इंपॉर्टेंट है बीएनएस का। इसमें क्या है, कुछ शब्द जैसे सेडिशन पहले सुना होगा खूब, ठीक है, सेडिशन पहले डाल दिया जाता था कि अगर कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो उस पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते। अब इसको हटा करके ये शब्द जोड़ दिया गया, इंडेंजरिंग सोवेर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, कि अगर देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब पर किसी भी तरह का कोई आंच आता है तो हम 152 धारा लगाएंगे उस पर, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है, चैप्टर 7वें के अंतर्गत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ 1-2 ही मैंने सेक्शन लिए हैं, बहुत सारे सेक्शन है, 850 पन्ने का सिर्फ बीएनएस है, उसमें से 4-5 पन्ने निकाल करके लाना बहुत मुश्किल रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता। 8वां नंबर देखो, ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, ठीक है, स्टेट के बाद अब अगर मान लो आर्म फोर्सेस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब लोग हैं, इनके खिलाफ, इनसे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो इसमें डील किया जाएगा। जैसे मान लो सेना ने विद्रोह कर दिया तो उसको 159-160 के अंतर्गत देखेंगे। डेजर्टेशन, कोई भाग गया तो उसको हम इसी के अंतर्गत देखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ध्यान रखना आपको। चैप्टर 9 में क्या कहा गया है कि इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो रही है, ऑफेंस हो रहा है तो हम 9th चैप्टर में डील करेंगे, 169 से 177 तक ये होता है। और 170 में क्या है कि अगर कोई इलेक्शन में घूस ले रहा है तो उसको हम देखेंगे। तुम अपने देखने के लिए देख सकते हो कि बूथ कैप्चरिंग कौन से सेक्शन में आता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये 8 नहीं है, ये 10 है, इसको 10 कर लेना, ठीक है। 10 करेंसी और गवर्नमेंट स्टाम्प, मान लो कोई नकली पैसा इस्तेमाल कर रहा है या सरकार का कोई नकली स्टाम्प इस्तेमाल कर रहा है तो उसको 10वें में रखा गया, ठीक है, 10वें में रखा गया, उसको इससे डील किया जाएगा। जैसे 178 में है कोई नकली सिक्का या फिर करेंसी इस्तेमाल कर रहा है, और 186 में अगर कोई नकली स्टाम्प वगैरह इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इससे डील किया जाएगा, सिंपल। अब देखो 1 से 10 तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर 10 और रिवीजन कर लेंगे। जैसे पीपीजीए, पी से प्रिलिमिनरी था, पहले में चैप्टर 1 था ये। दूसरे में क्या था पीपीजीए में, दूसरे में था पनिशमेंट। जी से क्या था, जनरल एक्सेप्शन था, हमने देख लिया। और चौथा में ए था, ए से अबेटमेंट और कंस्पिरेसी, ठीक है, उकसाना वगैरह। 5वें में था महिला और बच्चों के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो। 6ठे में था ह्यूमन के खिलाफ अगर कोई कांड कर रहा है तो। 7वें में था, ये हो गया 6ठा, ये हो गया आपका 7वां। 7वें में था अगर स्टेट के खिलाफ, 7 से एस से 7, एस से स्टेट। 8 से आर्म फोर्सेस, ये भी एक तरह साउंड कर रहा है। और 9 से एजुकेशन, 9 इसमें भी आ रहा है। और 10 से स्टाम्प और करेंसी, ये चीजें बस। अब अगला 10 देख लेते हैं, ठीक है। इसके मैं 20 के 20 लेकर के आया हूँ, बाकी के नहीं लाया हूँ, बाकी के सिर्फ कुछ कुछ ही लेके आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए लेकर आया हूँ।
11 नंबर देख लो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलाइजर तुमने दवाई के बारे में पढ़ा होगा ना, कि जो तुम्हारे को सुकून दे, शांति दे, ठीक है, मानसिक चिड़चिड़ेपन से, उसको ट्रैंक्विलाइजर कह देते हैं। तो सार्वजनिक शांति के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया, 11वां चैप्टर। मान लो अगर कोई अनलॉफुल तरीके से, पहले पता है तो 144 धारा लग जाती थी कि कोई जमा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि सेक्शन 189 के अंतर्गत क्या रखा गया है, तुम्हें एक चीज ध्यान ध्यान देना, जाकर सर्च करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, इंटरनेट को बैन किया जाता है। सेक्शन 189 में क्या करा गया है कि अनलॉफुल असेंबली, कोई गैर कानूनी तरीके से अगर इकट्ठा हो रहा है, लोग भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 191 में राइट से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है, दंगा से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो उसको हम सेक्शन 191 के अंतर्गत डील करेंगे, ठीक है। 12 नंबर पर आ जाए तो ऑफेंसेस बाय रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है, अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई अफसर है, कोई उनके विरुद्ध, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे पूछेगा भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। ये भी वैसा ही है कि अगर मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसने अब्सकॉन्ड कर दिया, मतलब मना कर दिया आदेशों को मानने से, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें डील करी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 नंबर, 14 में क्या है, 14 में क्या है, फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस, अगर कोई गलत एविडेंस लेकर के जा रहा है, या गलत तरीके से क्या कर रहा है, जस्टिस न्याय के लिए जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें डील करी जाएंगी। जैसे 227 से लेकर 233 तक फॉल्स एविडेंस के लिए, झूठा साक्ष्य के लिए है। अगर कोई गलत सर्टिफिकेट साइन कर रहा है, मान लो कोई अथॉरिटी में, तो उसको 234 के अंतर्गत धारा 234 लगाई जाएगी। पब्लिक हेल्थ और सिक्योरिटी, सेफ्टी, मोरल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपके किसी कृत्य से, काम में से पब्लिक हेल्थ को, उसके सेफ्टी को, उसका मोरल को ठेस पहुंच रहा है, तो हम 15वें चैप्टर में डील करेंगे। इसमें क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव, ठीक है, किसी तरह से कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है ग्रुप में, लोगों का नुकसान कर दिया, छीट पाट दिया, तो वो सब 270 लगा करके हम खत्म करेंगे। 274 में मान लो कि कोई फूड ड्रग, ये हेल्थ से रिलेटेड आ गया ना, कि फूड ड्रग में कोई खाने की चीज है या दवाई है, उसमें कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है, मतलब मिलावट कर रहा है, तो वो भी हम इसमें डन करेंगे। 16वां में क्या है, रिलीजन। हम रिलीजन को डील करेंगे, रिलीजन से संबंधित जितनी चीजें होंगी हम इसमें डील करेंगे। 299 बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अगर मान लो कोई ऐसे एक्ट कर रहा है जो क्या हो, मैलिशियस हो, बहुत खराब हो, ठीक है, जिससे बात बिगड़ सकती है, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है, तो उस पर 299 लगेगा। 298, 299, 300 भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि आप किसी के रिलीजियस पर्सपेक्टिव को हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बात करें 17वें पर, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि प्रॉपर्टी की चोरी या डकैती या चीटिंग, ये सारी चीजें डील करता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना आप, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, जो है मैंने वो कर दिया, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। 18वां चैप्टर में क्या है कि अगर कोई फर्जी दस्तावेज बनवा रहे हो तुम, ठीक है, या कोई जालसाजी कर रहा है, वो सारी चीजें इसमें डील होंगी, ठीक है। 335, 336 है, हालांकि 335 से 350 तक, 358 तक है ना टोटल। 351 से 57 तक आ जाता है चैप्टर 19। इसमें क्या है कि किसी का मानहानि, अपमान, डराना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। डिफेमेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 356 के अंतर्गत डिफेमेशन रखा गया, मानहानि। 20 में क्या है, 358 सेक्शन है, इसमें बस आईपीसी को रिपील कर दिया गया और इसको लागू कर दिया गया, सिंपल हो गया। रिवीजन कर लें, आ जाओ, इसको देख लो। पीपीपी एफ एच टी से क्या है, सबसे पहले ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ये कौन सा है, 11 नंबर। 12 में क्या है कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई है पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो ऑफेंस कर रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी, ये किस में था, 13 में। और फॉल्स एविडेंस किस में था, 14 में। 15 में क्या था, पब्लिक हेल्थ, 15 में पब्लिक हेल्थ। 16 में क्या था, रिलीजन। 17 में था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चोरी डकैती वाला। और 18 में था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। 19 में था डिफेमेशन और 20 में था रिपील करना। बस खत्म, आ जाओ। अब की चेंजेस देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बन जाएगा। ये चीज ना भी पढ़ो तो भी ये देख करके जा सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया, आईपीसी 23 चैप्टर 511 सेक्शन था, अभी हटा करके 20 चैप्टर और 358 सेक्शन बना दिए गए हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ऐड कर दिया गया चैप्टर 5 में, याद आ रहा है आपको, चैप्टर 5 में ऐड कर दिया गया। गैंग रेप वालों को, या कम से कम देख रहे हो, अगर माइनर का गैंग रेप होता है तो उसमें 20 साल या उससे ज्यादा तक की सजा दे सकते हैं और डेथ भी दे सकते हैं इसमें। ये चीजें रखी गई। थोड़ा सा हार्श एसिड अटैक प्रोविजन बनाया गया है, ये सारी बातें नए वाले में ऐड कर दी गई। कम्युनिटी सर्विस मैंने आपको बता दिया है, टेररिज्म बता दिया 111 से 13
ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह सारा आ जाता है। मॉब लिंचिंग में हमने देख लिया 103(2) में आ जाता है। सिडिशन 124 ये आईपीसी इंपॉर्टेंट है, इसको हटा करके 152 जो जोड़ा गया है ना देशद्रोह वाला केस, तो वो 124(a) आईपीसी में था पहले, ठीक है, उसको हटा करके इसको जोड़ा गया। साइबर क्राइम को 111 सेक्शन के अंतर्गत डील किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्डर एंड सेक्सुअल क्राइम्स को भी थोड़ा सा और अच्छे से इसमें डील किया गया है। अब कुछ टर्म ऐसे थे जो पुराने हो गए थे तो समझने में दिक्कत आती थी लोगों, तो उसको भी बदल करके नया हिंदी और इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे डुएलिंग, ठगी। डुएलिंग क्या होता है कि मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, उसके वजह से पूरा माहौल खराब हो जाए तो उसको हम डुएलिंग कह देते हैं। ठगी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, कि किसी को ठग दिया। ट्रायल इन एब्सेंस, मान लो कोई है नहीं लेकिन उसके एब्सेंट में भी क्या है कि आप ट्रायल चला सकते हैं, वो चीजें इसमें करी गई। आउटकम ये रहा पूरा फाइनल, अगर हम निकाल के देखें बीएनएस का, तो ये रहा कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा गया, इसको स्ट्रिक्ट रखा गया अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अपने महिलाओं की सेफ्टी के लिए, टेररिज्म के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, ये सारी चीजें इसके मेन आउटपुट रहे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब कलर चेंज कर देते हैं, मजा आ रहा है, ग्रीन कर लेते हैं, चलो एक बार भगवा एक बार ग्रीन आ जाओ। तो अब आ जाते हैं हम किस पर, बीएनएसएस पर। बीएनएस देख लिया, इसमें हम सारा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, इसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखें, ठीक है। बीएनएसएस की हम बात करें तो बीएनएसएस में टोटल 22 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर आ जाते हैं, 22 चैप्टर आ जाते हैं। एक सेकंड, कहाँ गए चैप्टर, इसमें ज्यादा है भाई, ये 22 कैसे लिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, वही तो मैं कहूँ, इसमें 39 चैप्टर आते हैं भाई, इसको सही कर लेना प्लीज। आ गया बीएनएसएस, इसको सही कर लेना आप, 39 कर लेना। 39 चैप्टर्स हैं और 531 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम एक करके देख लेते हैं। हमने देख लिया कि बीएनएसएस ने क्या करा था, रिप्लेस किया था सीआरपीसी 1973 को, और उसके बाद से ये बनाया गया। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। पहले में क्या आ जाता है, प्रिलिमिनरी आ जाता है, वैसे ही दूसरा तीसरा मानो तो देख लेना, तो मैं इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। चैप्टर 5 में क्या है, किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, सीआरपीसी में प्रोसेस प्रोसेस पे बात करी जाएगी। तो अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, उसके जो प्रोसेस होंगे वो सारे इसमें डिस्कस करी गई। देखो इसमें क्या क्या है, जैसे कोई व्यक्ति को बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ अरेस्ट याद आ रहा है, प्रोसेस ऑफ अरेस्ट, उस व्यक्ति के राइट्स क्या होंगे अगर वो अरेस्ट हो रहा है, तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। टाइम लिमिट्स क्या होगा, ये सारी बातें। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी देख लेते हैं। जैसे 35 सेक्शन की बात करें हम इस चैप्टर में, तो 35 सेक्शन डील करता है कि पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। मान लो उस पर शक हो या उस पर ऑलरेडी कोई क्राइम केसेस बहुत सारे चल रहे हो, तो कई बार हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आप रहो यहाँ पर, आपको नहीं जाना है, माहौल खराब होगा, ठीक है, तो वो हो सकता है। सेक्शन 47 की बात करें हम, तो इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसका कारण आपको मजिस्ट्रेट के सामने बताना है, ठीक है, ये 47 के अंतर्गत है। और 51 53 में क्या करा गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स जो भी होते हैं किसी व्यक्ति का, अगर उसने अपराध करा है, ठीक है, तो उसके केस में, जैसे मान लो उसने कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया, कोई रेप वगैरह हो गया, तो आप उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो भी है वो करा सकते हैं आप, ठीक है। वो किस में आता है, सेक्शन 51 से लेकर के 53 तक ये इसको डील करता है। 58 में क्या है कि ये लिमिट लगाता है कि भाई जिसको भी आपने बिना वारंट के डिटेन करा है उसको आपको 24 घंटे के अंदर, ठीक है, विद इन 24 आवर्स आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है सेक्शन 58 के अंतर्गत। अब आते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में क्या है कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, मतलब किसी को आपके सामने अपीयर कराना है, बुलाना है, तो उसका प्रोसेस चैप्टर 6 में डील करता है, ठीक है।
तो क्या क्या होगा तरीका बुलाने का, जैसे किसी को समन भेज सकते हैं, वारंट भेज सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भेज सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 63 में समन के फॉर्म्स मेंशन किए गए। समन के फॉर्म्स मतलब पहले क्या था कि पुलिस खुद आती थी दरवाजे पर, अब क्या है कि अब आपको एसएमएस के थ्रू, ठीक है, मेल के थ्रू या अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक या अलग माध्यम से आपको समन भेजा जा सकता है। वो बातें यहां पर लिखी गई हैं अगर व्यक्ति को सामने ले आना है तो। चैप्टर 7 नंबर लगे हाथ, ये भी देख लो। चैप्टर 7 नंबर क्या कहता है कि चैप्टर 7 में किसी के सामान को अगर सामने मंगाना है, मान लो वो चीज जुड़ा हुआ है, किसी का कोई सामान है वो जुड़ा हुआ है केस से, ठीक है, तो उसको अगर सामने मंगाना है तो उसको समन जो भेजना है वो आप चैप्टर 7 में डील होगा। व्यक्ति वाला 6 से और सामान वाला 7 से, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट देख लो, इसका है 94 वाला सेक्शन। इसमें क्या है, किसी भी सामान को प्रोड्यूस करना, सामान टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसी सामान वगैरह को ले आना है सामने तो वो 94 से डील होगा। 96 में क्या है, सर्च वारंट जारी करना है, ठीक है, सर्च वारंट जारी करना है। और 105 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सर्च कर रहे हो ना तो उसके दौरान आपको वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी है या ऑडियो रिकॉर्डिंग, चाहे तो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये चीजें इसमें डील होंगी, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है बस। चैप्टर 13 में देखिए रोमन आता है ना तुम्हें, ये कितना है 13 लिखा हुआ है, जिसको नहीं आता है वो देख लो कितना, ये 13। तो इसमें क्या है कि पुलिस को ये पावर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, कि वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि नए नए तरीके से एफआईआर वगैरह दिखे जाते हैं, यहाँ देख लो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ई एफआईआर, EFIR, और दूसरा है कौन सा, जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर। ये दोनों लिख लेना भाई, ठीक है, हालांकि मैंने लिखा ही होगा नीचे। EFIR और जीरो एफआईआर दोनों 173 सेक्शन से जुड़े हुए, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा ये EFIR का मतलब तो समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक, आप डिजिटली किसी तरह से अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके एफआईआर कर सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि थाने में ही जाओ, ठीक है, आप मोबाइल से डिजिटली एफआईआर कर सकते हो। दूसरा ये जीरो एफआईआर ये है ना कि पहले ये होता था कि आप जहां के हो, ये जहां पर घटना घटी है आपको वहीं पर जाकर के एफआईआर करना, अब ऐसा नहीं है, आप जहां पर भी हो वहां पर अगर आपका नजदीकी थाना दिख रहा है तो वहां पर आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हो। उसको हम कह रहे हैं क्या, जीरो एफआईआर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा सेक्शन हम देख रहे थे, 13वां सेक्शन देख रहे थे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आपके सामने लिखा हुआ है 173 और 119, ठीक है, ये भी आप देख लो, ये भी आप देख लो। जैसे 173 मैंने आपको बता दिया, 179 में क्या है कि जो भी स्टेटमेंट मिल रहा है ना उसको रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। कई सारे माध्यम है, आप जिसके थ्रू रिकॉर्ड करके रखना चाहे रख सकते हो। और जिसको नहीं पता एफआईआर का फुल फॉर्म, तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, लिख लेना अगर नहीं पता हो तो। 184 की बात करें सेक्शन की, तो ये अगर कोई रेप का विक्टिम है, ठीक है, रेप का क्या है विक्टिम है, वो कल्प्रिट वाला था पहले वाला, अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ रेप हुआ है तो उसका आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं 184 के अंतर्गत, ठीक है। चैप्टर 14 की बात करें, ये क्या है चैप्टर 14, चैप्टर 14 की बात करें तो इसमें क्या है, जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, कि क्रिमिनल कोर्ट की इंक्वायरी और उसके ट्रायल ये सारे इसमें डील होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, 197 से लेकर के 202 तक क्या है कि विक्टिम के बारे में और उसके प्रोटेक्शन के बारे में चीजें देखी जाती हैं। ये 15 से लेकर के 15, 17 और 20 ये जान लो। 15 वाला किससे, इन्फ्लेशन, और 17 और 20 किससे, चार्ज फ्रेमिंग और ट्रायल प्रोसेसर कितने किससे रिलेटेड है, ये 20 से, ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना आप, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना, आप गो थ्रू कर लेना। चैप्टर 25 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 25 में क्या है, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जो भी एविडेंस आपको साक्ष्य लेने हैं उसका रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग रखनी है, और उसका लैंग्वेज, इन सबको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो 25 में। 25 में क्या करना है, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, ठीक है, कि जो भी आप इंक्वायरी कर रहे हो, जो भी आप ट्रायल चला रहे हो, उसका एविडेंस होना चाहिए, आप रिकॉर्ड करके ले आओ, चाहे वीडियो से, ऑडियो से, जैसे भी। कमीशन फॉर विटनेस एग्जामिनेशन ये बनाया गया है, इसके अंतर्गत देखा जाएगा, ये स्टार मार्क कर लो, ये छापेगा तुम्हारे एग्जाम में। 337 में क्या है, नो डबल जियो पार्टी, की एक ही गलती के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते किसी को भाई, ठीक है, ये है 337। अब
ये भी देख लो, देखो जानते इसमें मैंने मिक्स करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ये 26 नंबर है ना, जिसको नहीं पता उसको मैं लिख देता हूँ, पहले तो कई लोगों को ये नहीं पता होगा ये क्या लिखा है। तो ये चैप्टर 26, 26, ये चैप्टर कितना है 28, और ये चैप्टर कितना है 34। इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, इंपॉर्टेंट है इसमें 34। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 34 डील्स विद बेल एंड बॉन्ड, ठीक है। और जो 26 है वो किसके साथ डील करता है, जनरल ट्रायल प्रोसीजर के साथ डील करता है। और 28 नंबर जो है ये सेकंड वाले के साथ, मतलब ऑफेंसेस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट क्या है, 34 नंबर बस याद रखना है कि बेल और बॉन्ड से डील करता है, सिंपल। 341 में है, 341 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये डिफेंस करने का अधिकार देता है लीगल एड के थ्रू, ठीक है। कि अगर आप किसी गलती में पकड़े गए हैं तो अपने आप का डिफेंड कर सकते हैं, 341 में आपको अधिकार मिलता है। 367 से 378 तक अनसाउंड माइंड प्रोविजन, मतलब जो दिमागी रूप से बीमार लोग हैं, मानसिक तरीके से वो है, तो उनको भी ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं किसी के थ्रू। 478 494 के बीच में बेल की बात कही गई है, जैसा कि मैंने बताया आपको 34वें सेक्शन में, 34वें चैप्टर में आ जाता है। इसमें बेल वगैरह कैसे ग्रांट होगा, कैसे क्या होगा, क्या बॉन्ड भरना पड़ेगा, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब कुछ अलग से देख लो, कुछ अलग से ये देख लो। जैसे चैप्टर ये कितना है 29, ठीक है। 29 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेथ सेंटेंस की बात करी गई है कि मान लो किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, ठीक है, तो उसको कन्फर्मेशन की बात इस वाले सेक्शन में डील करी गई है, ठीक है। कौन से सेक्शन कह रहा हूँ, चैप्टर में 29 में। पहला ये दो सेक्शन ही याद रखना है। पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन मतलब धारा होता है 407। 407 में ये है कि मान लो कोई सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो उसने फाइनल कर दिया कि भाई अब इसको डेथ सेंटेंस देनी है, तो वो कंफर्म करने के लिए इसी सेक्शन 407 के तहत क्या करेगी, हाई कोर्ट में भेजेगी। हाई कोर्ट क्या करेगा, 409 सेक्शन के तहत उसको कंफर्म करेगा कि हाँ भाई अब इसको सजा दे सकता है, आप इसको फांसी दे सकते हैं। बस इतना ही याद रखें। चैप्टर 30 है, ये ट्रिपल एक्स नहीं है, क्या है 30 है, 30 है। ये अपील के साथ डील करता है कि मान लो कोई दिक्कत हो गई तो कोई अपील कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोर्ट हो, सब अपील कर सकते हैं। जैसे 418 सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपील कर सकती है किसी सेंटेंस के खिलाफ। 420 में मान लो हाई कोर्ट ने कोई सजा सुना दी तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो वो बातें इसमें लिखी गई। अब आ जाते हैं 32वें पर, आ गया भाई क्यों भाग रहे हो। अब आ जाते हैं किस पर, 32वें पर, ये रहा 32, 32 चैप्टर, यह है 32। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस। मान लो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि मुझे ट्रांसफर करना है अपना केस, दूसरे को देता है, छोटे बड़े को दे दे, तो वो 47 के तहत कर सकता है। 48 के तहत वही काम हाई कोर्ट कर सकता है, 49 के तहत वही काम उससे छोटा कोर्ट सेशन कोर्ट कर सकता है। अब आ जाता है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको उतना समय नहीं दे रहा हूं। ये है 33वां 33, ठीक है। 33 क्या करता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी सजा को कम करना, जैसे मान लो डेथ सेंटेंस है, ठीक है, डेथ को कम करके क्या कर दिया गया, लाइफ इंप्रिजमेंट कर दी गई, लाइफ इंप्रिजमेंट कर दी गई, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है, पहला ये कि एक तो सजा भी कम कर दी जाती है और उसका नेचर भी बदल दिया गया। देख रहे पहले डेथ सेंटेंस था, अब इसमें रिमिशन में क्या किया जाता है, कम तो किया जाता है पर उसका नेचर नहीं बदला जाता है, ठीक है, नेचर नहीं बदला जाता है। जैसे मान किसी को 20 साल की जेल हुई, कम करके 10 साल की जेल कर दी, सजा वही रहा जेल का लेकिन कम कर दिया गया। सस्पेंशन में क्या है कि सजा हुई लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया, चलो भाई तुम खारिज कर दिया। एग्जीक्यूशन यह है कि अब सजा हो गई तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 454 से लेकर 457 इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है 457 नंबर, इसलिए कि मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो और उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल चुका है या डेथ सेंटेंस मिल चुका है, तो उसको छूट मिलता है कि हाँ भाई उस 457 सेक्शन के अंदर उसको थोड़ा बहुत छूट मिलता है। बस बीएनएसएस में हमने क्या देखा, ईएफआईआर, 0 एफआईआर, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी कर दिया गया फॉर 7 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो, ठीक है, उसके लिए एविडेंस ये कर दिया गया। की चेंजेस देख लो जो नया नया अभी आया है, उसमें क्या है, एक तो हमने देख लिया एफआईआर, ये सारे रिवीजन करा रहा हूं मैं। एफआईआर, 0 एफआईआर, 173 के अंतर्गत चार्जशीट फाइल किया गया जाएगा 90 दिन, ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट हो जाना चाहिए फाइल। और एक्सटेंडेड है अगर मान लो कि स्पेशल केस है तो ज्यादा ज्यादा 180 दिन तक टाल सकते हैं। ये किसके अंतर्गत रखा गया, 193 सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है।
ठीक है, ट्रायल है कि 3 साल के अंदर अंदर सारी चीजें ट्रायल करके खत्म करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी है। अलग अलग आर्टिकल्स में देखा कि सेक्शन 105 में था, 176 में था, 176(2), 176(3 था। ठीक है, उसमें जब आप सर्च कर रहे हो, सर्चिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 185(2) भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह से जुड़ा हुआ है। हैंड कफिंग में क्या है कि आप अगर क्राइम किए हो तो आप उसको, अगर वो टेररिज्म है, टेररिज्म से जुड़ा हुआ है, मर्डर से जुड़ा हुआ है, तो आप उसको हथकड़ी लगा सकते हो। वो किस में लिखा गया है? सेक्शन 43 थर्ड में लिखा गया है। फॉरेंसिक एविडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि मैंडेटरी कर दिया गया है, ये हम देख चुके हैं सेक्शन 176 में। समन वारंट हम देख चुके हैं 63 और 64 में। याद हो जाएगा, बस एक दो बार पढ़ लेना, बस हो गया खत्म आपका बीएनएसएस। अब आ जाते हैं बीएसए पर। बीएसए में क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये नाम से पता चल रहा है साक्ष्य, तो किसको रिप्लेस किया होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। 1872 में कौन था गवर्नर जनरल या वाइस चांसलर? तो मयो था। ठीक है, इसी के समय हमने देखा ना कि वो पहला वाला क्या कराया गया था, आपका सेंसस कराया गया। और 1831 में मैंने डाला हुआ है, एडिशन करके लिख लेना कि 1831 में नॉन सिंक्रोनस एक बार और हुआ था 1831 में, इसके समय काल में, वॉल्टर के समय काल में। ठीक है, और मैंने ये भी लिखा हुआ है, जाकर के देखना सेंसस के वीडियो के नीचे कमेंट में कि 1881 में जब कराया गया तो रिपन भले ही वाइस रॉय था, ये मैंने बताया आपको, लेकिन उस समय जिसके सुपरवाइजरी में ये कराया गया वो कौन था? वो था प्लाउडन। प्लाउडन, ठीक है, इसी प्लाउडन को फादर ऑफ मॉडर्न सेंसस कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? फादर ऑफ मॉडर्न सेंसस इन इंडिया। मॉडर्न सेंसस इन इंडिया इसको कह देते हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी। खैर, हमारा काम क्या है? हमारा काम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखना। 11 चैप्टर है, 170 सेक्शन है, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इसका भी देखेंगे, सारे नहीं देखेंगे। जैसे चैप्टर 2 में क्या है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, अच्छा, एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, तो इसमें सिंपल बात है, इसमें हम साक्षी को देखेंगे। साक्षी मतलब लड़की की बात नहीं हो रही है, जो प्रूफ होगा हम उससे डील करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी प्रूफ है उससे डील करता है। चैप्टर 2 में क्या है कि कोई भी फैक्ट अगर आप दे रहे हो तो उसका रेलिवेंस क्या है, किस आधार पर आप दे रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें डील होती हैं। जैसे सेक्शन 3 और सेक्शन 6 इसमें आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आप फैक्ट दे रहे हो उसका रेलिवेंस होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, क्या मोटिव था वो भी पता होना चाहिए अगर फैक्ट मिल रहा है तो। ठीक है, किस मोटिव से, किस भाव से आपने उस चीज को करा है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो भी फैक्ट आपने दिया है उसको प्रूफ करना है, वो चैप्टर 3 डील करता है। सेक्शन 51 से लेकर के 53 तक जुडिशियल नोटिस इसको जारी करता है कि हाँ भाई ये प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कंफर्म करेंगे। ओरल एविडेंस की बात करें, नाम से पता चल रहा है, चैप्टर 4 में डील करता है। ओरल एविडेंस मतलब मुंह से बोला हुआ है। ठीक है, तो कई सारे प्रावधान ऐसे इसमें बनाए गए सेक्शन 54-55 के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति चाहे तो डायरेक्टली अपने खुद से बोल करके प्रूफ दे सकता है, डायरेक्ट एंड गिवन बाय समवन हु परसीव द फैक्ट, जिसने सच में फैक्ट देखा, जिसको सच में पता हो तो वो ओरली दे सकता है, उसको लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होता है, आपको पता है ना, या तो मुंह से बोलकर या तो डॉक्यूमेंट के आधार पर भी एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 56 से लेकर 93 तक डील करता है। कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस है वो सारे इसमें डील हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम नीचे देख लेते हैं। देखो, जैसे सेक्शन 56 जो है कि अगर डॉक्यूमेंट से कोई प्रूफ मिल रहा है तो वो सेक्शन 56 में डील करेगा। सेक्शन 61 से लेकर 63, स्टार मार्क कर लो, तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 61 से लेकर 63 तक, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्योंकि 61 से लेकर 63 तक ये है कि मान लो कोई प्रूफ व्हाट्सएप पर मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू मिला, एसएमएस के थ्रू मिला, ठीक है, ईमेल के थ्रू मिला, तो उसको भी अब कंसीडर किया जाएगा भाई। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, सर्टिफिकेट्स हैं उसको इसमें शामिल करा जाएगा। 66-67 में क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो तुमने अटेस्टेड करा रखा है या कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा रखा है डिजिटली, तो उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, 85-86 भी वैसे ही है सिग्नेचर वगैरह से रिलेटेड। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 में क्या है कि अगर ओरल एविडेंस ना हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप पेश कर सकते हो। ठीक है, जैसे पैरोल मतलब क्या होता था, पैरोल पर बाहर आए, मतलब होता क्या था कि पहले के लोग जो जेलों में जाते थे तो अच्छे काम का वजह से उनको बाहर कर दिया जाता था जल्दी ही। ठीक है, तो उसको हम पैरोल कहते हैं।
तो इसमें क्या करेगा, अगर मान लो किसी के पास ओरल एविडेंस नहीं है तो वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दे करके भी बाहर जा सकता है, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी केस है या कोई बात हो जाए तो, अगर वो लागू होता है लीगली तो। चैप्टर 7 की बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ, पहले तो ये समझो बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, ठीक है। मान लो तुमने कह दिया कि भाई मैं जानता हूं कि ये घटना इसने घटाई है, ठीक है, बट ये घटना इसने घटाई है, तुम बन गए फैक्ट फेकर, तुमने फैक्ट फेंक दिया, लेकिन अब तुम पर क्या हो गया, बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है कि उसको प्रूफ करना है, उसी का बर्डन प्रूफ करते हैं, मतलब जो सच्चाई है, जो तुमने साक्षी दिया है, जो तुमने सबूत पेश किए हैं, उसको प्रूफ देने का जो बर्डन है उसको बर्डन प्रूफ कह देते हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। ये जैसे रेप वगैरह के केस में और अदर केस में होता है, जनरल बर्डन रूल्स 104 से 106 के अंतर्गत डील होता है। एस्टोपेल चैप्टर 8, यही चैप्टर 5 से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ये चैप्टर 5 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो अब देख लेते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 एस्टोपल में ये होता है कि मान लो किसी ने कोई गवाही दे दी किसी के कहे पर, ठीक है, और बाद में वो मुकर रहा है, ठीक है, व्हेन पार्टीज आर प्रोक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग ट्रूथ ऑफ ए थिंग दे लेड others टू बिलीव, ठीक है, तो उसने गलती से करा दिया किसी से, लेकिन वो सच मान नहीं रहे हैं, तब इसमें क्या हो जाता है, उसको हम एस्टोपल कह देते हैं, ठीक है। या एक केस ऐसा होता है कि किसी ने किसी को चढ़ा दिया और किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में जिसने चढ़ाया था ना वो पीछे हट गया कि नहीं मान रहा, कि नहीं भाई मैंने नहीं करा, वो जबरदस्ती कर रहा है, तो उससे डील करने के लिए चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर 9 की बात कर ले हम, तो इसमें क्या है, विटनेस की बात करी जाती है कि विटनेस जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, स्पेशल मेजर्स, ये सारी चीजें डील करेंगे 124 से 139 के अंतर्गत डील करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है। चैप्टर 10 की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जितने भी विटनेस हैं उनको एग्जामिन करना है, उनको वेरीफाई करना है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें करनी है। बच्चों के केस में, बड़ों के केस में, सब में थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है। और आगे बात करें तो हम, हाँ, चैप्टर 11 और 12 में क्या है, ठीक है, 11 और 12 में क्या है कि इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने बीएसए में 11 ही चैप्टर लिखे थे क्या, एक सेकेंड, इसको सही करके आप 12 चैप्टर कर लेना, ठीक है, इसको 12 चैप्टर कर लेना, बीएसए में 12 चैप्टर है। चलो, हम कहाँ देख रहे थे, हम देख रहे थे 8 9 हो गया था, अब 10 भी हो गया था, 11 12 देख रहे थे, तो इसमें क्या है कि इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन रिपील एंड सेविंग, ये अगर कोई मान लो कि कोई ऐसे गलत चीजें प्रूव कर रहा है, गलत चीजें दे रहा है, ठीक है, तो उसको रिजेक्शन के लिए, उसके एडमिशन के लिए, अगर सही है तो उसको एडमिट करना है, गलत है तो उसको रिजेक्ट करना है, वो सारी चीजें 11 12 में डील होती हैं। यहाँ देख लो क्या क्या चीजें नई बदलाव करी गई हैं साक्ष्य अधिनियम से। इसमें यह है कि अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस को शामिल कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप मैसेजेस ये भी अब चेक करे जाएंगे, ये भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। कन्फेस करना है आपको मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो भी लिया जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह भी इसमें शामिल कर ली गई है। इंपॉर्टेंट आउटकम्स यहाँ पर लिखा गया है, बस देख लो। अब आ जाते हैं किस पर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी पॉक्सो एक्ट, यहाँ से भी सवाल पूछा गया, ये लास्ट है, इसके बाद खत्म। पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो पहला ये कि कौन से साल में इसको लाया जाता है, 2012 में। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 18 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनके साथ अगर किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके खिलाफ उनको बचाया जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए, ठीक है, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके। जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़के लड़कियां दोनों के लिए ही समान है, मैंडेटरी है, रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो आपको मैंडेटरी है रिपोर्ट करना, अदरवाइज आप पनिशेबल हो, ठीक है, और अगर आप नहीं बताते हो तो भी आप दंडनीय हो, ये भी ध्यान रखना है। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है कि अगर मान लो बच्चा है तो उससे उसके घर पर आप पूछताछ कर सकते हो, जरूरी नहीं उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, किसी तरह का अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करना है आपको, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना है। और अगर बच्चा बच्चा है, उसका जो विक्टिम है उसका आइडेंटिटी है, उसको आपको बचा करके रखना है, गोपनीय रखना है। पनिशमेंट की बात करें तो अगर पेनिट्रेशन हुआ है, ठीक है,
और पेनिट्रेशन हुआ है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, ठीक है, और ये लाइफ तक चली जा सकती है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। एग्रावेटेड असॉल्ट हुआ है, मान लो किसी रिलेटिव के द्वारा या पुलिस के द्वारा, टीचर के द्वारा हुआ है, तो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है या डेथ भी दिया जा सकता है। 2019 के बाद से ये करा गया कि मतलब बहुत गंभीर तरीके से असॉल्ट किया गया, शोषण किया गया है तब। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए जेल प्लस फाइन दोनों ही रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या क्या चीज ऐड करी गई थी, जैसे डेथ पेनाल्टी ऐड करा गया था। अगर कोई एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो मतलब बहुत गंभीर रूप से, या सेक्सुअल असॉल्ट करता है बच्चों के साथ, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी रखी गई है। और जो मिनिमम पनिशमेंट पहले था इन सारे ऑफेंसेस के लिए, उसको बढ़ा दिया गया। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए नए नए स्ट्रिक्ट रूल नियम बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना है, इतना ही संशोधन, आपको मन हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछने की चांसेस बहुत कम है, मन हो तो एक बार जा करके PIL के बारे में पढ़ लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। जैसे अभी क्लास के बाद मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा PDF टेलीग्राम ग्रुप में, तो जिनको पता है वो तो ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर सकते हैं यार। और आप एक बात बताओ, अगर ना कहूँ तो भाई तुम किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे, इतना कोई एफर्ट कर रहा है तो थोड़ा भाईचारा तो दिखाओ यार भाई, अपने भाइयों को दोस्तों को बताओगे कोई इतना बढ़िया कंटेंट लेकर तुम्हें दे रहा है, प्लीज थोड़ा बहुत कोऑपरेट करो यार, है ना। बाकी आप भाई हो, क्या बोलूँ मैं, दोस्त हो। चलो प्रिपरेशन जारी रखो, और बाकी कोई दिक्कत हो तो बताओ, देखते हैं। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।